नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है वायु। इस चैप्टर में मुख्यतः वायु के बारे में हम काफी कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आज हमें डिस्कस करने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम वायुमंडल में संघटन डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये देखें कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं एंड उसके बाद में जो गैसें पाई जाती हैं वो वायुमंडल में कितने परसेंट है एंड उसका उपयोग क्या क्या है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा और भी कई सारी गैसें हैं और भी कई सारे तत्व होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से है, वायुमंडल में जो लेयर पाई जाती हैं जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, इन सभी के बारे में डिटेल में जानकारियां प्राप्त करेंगे। देखो, ज्यादा डिटेल में तो बात नहीं की गई चैप्टर में क्योंकि ये क्लास 7 के एनसीईआरटी है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी क्लास 9th, क्लास 11th और क्लास 12th में आपको देखने को मिलेंगी। अभी यहां पर इनके बारे में बेसिक बातें दी गई हैं, जैसे कि इसकी लंबाई मतलब कितनी ऊंचाई तक आपको ये देखने को मिलती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल, इन सभी मंडलों के बारे में। इसके बाद में हम मौसम और जलवायु के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम तापमान को डिस्कस करेंगे कि भाई सूर्य का कितना परसेंट तापमान हमें मिलता है, तापमान कहते किसे, तापमान का क्या प्रभाव रहता है, वायु का तापमान पर क्या प्रभाव रहता है। इसके बाद में आपतन को डिस्कस करेंगे, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम वायुदाब को डिस्कस करेंगे, वायुदाब भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली वायुदाब जो होता है इसी की वजह से वायु चलती है, ठीक है। और ये इसके ऊपर आजकल में यूपीएससी एग्जाम में, इसके अलावा अन्य कई सारे एग्जाम में उन पर प्रश्न ज्यादा आने लगे हैं। चंद्रयान वगैरह जब से लॉन्च हुआ है तो तब से इस टॉपिक पर प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पवन को, ठीक है, जो पवनें चलती हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। और पवन में जो पवनें होती है 3 प्रकार की होती हैं, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। फिर चक्रवात, प्राकृतिक आवेश, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। हमारे भारत देश में एक चक्रवात आया था, उसका एग्जाम्पल दिया गया, काफी भयंकर चक्रवात था ये, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम आर्द्रता को डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है एंड उसी के साथ में उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। आर्द्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी की वजह से हमारे यहाँ पर बरसात वगैरह होती है और अभी बरसात का ही सीजन चल रहा है, अर्थात ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी तक हम न्यू एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की क्लासेस में क्लास 6 को कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 7 का चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक के वीडियो आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको प्लेलिस्ट दे दी है, उसमें आप जाकर के सारे वीडियोज बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट दे दी है, जो न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, आप दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उनको भी अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, एंड हाँ, जिन लोगों को हमारे एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए वही लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करें जो पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। हमारी सारी क्लासेस फ्री में आती हैं और आगे भी आती रहेंगी, बट हम नोट्स के लिए आपसे पेमेंट लेते हैं और लेंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि मेरा मानना है, अगर आपको कोई भी चीज फ्री में मिल जाती है तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। मैंने कई बार देखा है कि लोगों के फाइल मैनेजर में नोट्स के पीडीएफ पड़े रहते हैं और उनको कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। जब आप पैसे देकर के कोई काम करवाते हैं तो उसकी वैल्यू रखते हैं, इसीलिए मैं इसका चार्ज आप लोगों से लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो हमारे आज के इस चैप्टर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मिलता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है। अगर आप हमारी पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी गोल है, ठीक है। पृथ्वी का आकार एक अलग ही होता है, ठीक है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी हम इसे गोल बनाकर देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर अगर आप देखोगे तो ऐसी वायु की घनी चादर सी बनी हुई है, ठीक है। क्या है? वायु की घनी चादर से घिरी हुई, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है, जिस पर हम लोग रहते हैं। ये वायु का ऊपरी परत है, स्थल मंडल। इस ऊपरी परत के ऊपर आपको वायुमंडल देखने को मिलता है, जो वायु की एक पतली परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। यहां हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, जो वायुमंडल है इसी से हमें सांस लेने के लिए वायु मिलती है। एवं सूर्य की हानिकारक किरणें जो आती हैं, ठीक है, सूर्य की किरणों की
के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। आप लोगों ने ओजोन की लेयर के बारे में सुना होगा। ओजोन की लेयर वायुमंडल में ही पाई जाती है और सूर्य की जो ज्यादा हानिकारक किरणें होती हैं वो ओजोन की लेयर उसे रोक लेती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं उन्हें रोक लेती है और वो हम तक नहीं पहुंचती। अगर वो किरणें हम तक पहुंचे तो हम जलकर खत्म हो जाएंगे, या तो हमारी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, अन्यथा कई सारी बीमारियां हमें लगेंगी, कैंसर जैसी बीमारियां और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज तो छोड़ो, जिन बीमारियों के बारे में सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां लग सकती अगर ये वायुमंडल ना हो। ठीक है, तो सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यह वह वायु राशि है जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया। अगर ये वायुमंडल नहीं होगा और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें नहीं होंगी तो पृथ्वी का तापमान रहने योग्य नहीं होगा। ठीक है, वायुमंडल की वजह से ही पृथ्वी का तापमान रहने योग्य है। ऐसा क्यों है ये अभी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। सभी देखते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसको घटाओ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़नी चाहिए, इससे बीमारियां फैलती, लेकिन क्या आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारी पृथ्वी को रहने योग्य बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, एक मेजर रोल अदा करती है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते वो तो छोड़ ही दो, इसके अलावा हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हमें यहां पर मिलते हैं, यहां से आपका बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, वायुमंडल का संगठन। देखो इसको समझो, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु में कोई एक गैस नहीं है, या फिर जिसका हम सांस लेते हैं, अगर आप सांस ले रहे हो तो इसमें आपका केवल ऑक्सीजन ही आपके अंदर नहीं गई, ऑक्सीजन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी गई है, नाइट्रोजन भी गई है और अन्य कई सारी गैसें भी आपके साथ में जाती हैं। तो हम जिस वायु का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती है, उसमें कई सारी गैसें होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग बना हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, इसके अलावा आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। इन गैसों के अलावा धूल के कण भी हवा में मौजूद होते हैं। अब इसका आप ये डायग्राम देखिएगा, इस डायग्राम में पूरा का पूरा दिया जा रहा है कि आप नाइट्रोजन देख रहे हो हमारी पृथ्वी पर 78% पाई जाती है। कितनी? 78% आपको नाइट्रोजन हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलेगी। फिर आप अगर ऑक्सीजन को देखोगे तो 21% आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। कितनी? 21% आपके ऑक्सीजन हो गए। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक मिनट, आर्गन आती है इसके बाद में, आर्गन। ठीक है, आर्गन गैस को अगर आप देखोगे तो 0.93% में आती है आपकी। कितनी? 0.93% आपकी आर्गन मिलती है। इसके बाद में आपकी अन्य जो गैसें हैं, अन्य सभी गैसें वो 0.04% है और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाई जाती है। अभी लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ठीक है, इसकी बढ़ोतरी में अभी तक कमी नहीं आई है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाई जाती है। ये एनसीईआरटी का अभी तक का कहना है। अब एक एक करके इन सभी गैसों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में 78% पाई जाती है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर इसे हम बाहर कर देते हैं। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। देखो, नाइट्रोजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो पौधों को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो वो डायरेक्टली, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को वायु के माध्यम से लेते हैं, इस प्रकार से नाइट्रोजन को पौधे कभी नहीं लेते। ठीक है, पौधे जो होते हैं जिसे वे सीधे वायु से नहीं लेते, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु होते हैं जो वायु से नाइट्रोजन को लेकर के उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका उपयोग करते हैं। होता क्या है, पौधों की जड़ों में रहने वाले कुछ जीवाणु होते हैं, वो पौधों की जड़ों में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, पौधों से उनको खाने को मिलता है और वो जो जीवाणु होते हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर के उसे क्या करते हैं, उसका स्वरूप बदल करके पौधों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोनों का काम चलता रहता है। पौधे भी नाइट्रोजन लेते हैं लेकिन उसका स्वरूप बदल करके। ठीक है, हम भी नाइट्रोजन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस है। ठीक है,
वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर आपको ऑक्सीजन मिलती है 21%। मनुष्य तथा सभी पशु, ठीक है, मनुष्य और पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन ना क्रिएट करें तो वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इस वजह से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती, ठीक है। इसके अलावा कई सारे पेड़ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन को मतलब प्रोवाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं और ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करते हैं 24 घंटे, जैसे कि आपका पीपल का पेड़ हो गया, ठीक है। इसे प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं है ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए, ये दिन में रात में 24 घंटे ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके अलावा पीपल के अलावा बरगद का भी पेड़ है और भी कई सारे पेड़ आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं और ऑक्सीजन ही बाद में निकालते हैं। आगे बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम समझते हैं। तो हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, ठीक है। हम सभी जानते हैं मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। अभी तक की रिसर्च तो यही कह रही है कि भाई जितना हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो और जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये जो संतुलन में ये बराबर का है, ठीक है। लेकिन आगे चल करके हम लोग पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। आज तो मतलब काफी सारे पेड़ नष्ट किए जा चुके हैं, लेकिन अगर हम आगे चल करके और भी पेड़ों को नष्ट कर देते हैं तो ये संतुलन बिगड़ भी सकता है, ठीक है। परंतु ये संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। आज के टाइम पर जैसे दिल्ली जैसे इलाकों में अगर आप देखोगे तो गाड़ियां आदि चलती हैं वहां पर, ठीक है। अगर केवल मनुष्य ऑक्सीजन का प्रयोग करें और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को क्रिएट करें, ऑक्सीजन बनाएं, तो कभी भी संतुलन बिगड़ने वाला नहीं है। जो हमारी ये कोयला वाली फैक्ट्रियां हैं, खनिज तेल वाली फैक्ट्रियां हैं, या फिर जो हमारी गाड़ियां हैं जो ऑक्सीजन के माध्यम से अपनी ईंधन को जलाती हैं, गाड़ियां चलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं, उन गाड़ियों की वजह से ये संतुलन गड़बड़ा जाता है, उन फैक्ट्रियों की वजह से संतुलन गड़बड़ाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करती हैं। अच्छा प्रश्न इस टॉपिक पर आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो उन कारणों में आप ये कारण दे सकते हैं, ठीक है, कि भैया जो कोयला और खनिज तेल आदि ईंधन को जलाने वाली गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इनकी वजह से संतुलन गड़बड़ाता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को परिवर्तित करता है या फिर प्रभावित करता है। अच्छा इसके पीछे का रीजन क्या है समझो। हमारे पृथ्वी पे सूर्य का जितना भी प्रकाश आता है दिन के टाइम पर आता है, ठीक है। जैसे जैसे रात होती जाती तो आप देखोगे कि जो जैसे जैसे रात होती जाती आप देखोगे मौसम में परिवर्तन आने लगा। दोपहर के टाइम पर जितनी गर्मी होगी रात के टाइम में उतनी गर्मी आपको अगर आप तुलना करके देखोगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगी। होता क्या है, जैसे कि हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी के ऊपर जब सूर्य की किरणें आती हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो आने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आकर के वापस चली जाती हैं, ऐसे आती हैं ऐसे वापस चली जाती हैं। लेकिन हमारी पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस ऊर्जा को, जो पृथ्वी से ऊर्जा हमारी सूर्य से ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर आ रही, जो हीट हमारी पृथ्वी पर आ रही है, इस हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और पृथ्वी पर रोके रखते हैं। इससे क्या होता है, पृथ्वी पर हीट बनी रहती है। आपने जैसे कहीं कहीं पर देखा होगा, हमारे यहाँ पर जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो कई सारी नर्सरी में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहां पर पॉलीथीन से उसे पूरा ढक दिया जाता है, ठीक है, और ढक दिया जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न किया है, प्रभाव उत्पन्न किया है। वहां पर होता क्या है, हीट अंदर तो आ जाती है, ठीक है, और अंदर आने के बाद में पॉलीथीन से बाहर नहीं निकल पाती, हीट अंदर आ जाती है बट रिफ्लेक्ट होकर के उसके अंदर ही रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, और ये बाहर बहुत जितना आता है उतनी मात्रा में बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पे आने वाली ऊर्जा को ट्रैप कर लेता है, इसके मॉलिक्यूल ट्रैप कर लेते हैं और जितनी मात्रा में ऊर्जा अंदर आती उतनी मात्रा में बाहर नहीं जा पाती है, रिफ्लेक्ट होकर के बाहर नहीं जा पाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी पृथ्वी के मतलब मौसम और जलवायु इन दोनों को भी प्रभावित करती। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, तो आप देखोगे कि गर्मी बहुत अधिक होगी। जैसे कि आप अगर दिल्ली वगैरह की सड़कों पर चलोगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय काफ़ी बढ़ जाता है और सूर्य का प्रकाश भी पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, ठीक है। और अगर वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाए और फिर सूर्य का प्रकाश पड़े उतनी ही मात्रा में, तो उतनी अधिक गर्मी नहीं होगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी पर गर्मी बढ़ाने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर रखती है। वही जो मैंने अभी बताया, पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है, विकिरित ऊष्मा है, उसको पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके प्रभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती, एक मिनट, इसके अभाव में, अगर इसका अभाव हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, तो धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। हमारी पृथ्वी पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारी पृथ्वी इतनी अधिक ठंडी होती कि भाई हम यहाँ पर नहीं रह पाते। जैसे कि आप अगर सियाचिन वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। इस वजह से वहाँ पर रह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। जैसे जैसे फैक्ट्रियों से, कारों से धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और इससे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या फिर हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? भूमंडलीय तापन, और इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी उसी तरह से जो हमारे पृथ्वी के सबसे ठंडे ग्लेशियर वगैरह वाले इलाके हैं हिमालय क्षेत्र में या फिर अंटार्कटिका वगैरह में, आप देखोगे लगभग कई सालों से हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने वहाँ पर रिसर्च किए, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये चेतावनी दे रखी है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और उसके पीछे का प्रमुख रीजन तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। पूरे विश्व में तमाम फैक्ट्रियां खुल गई हैं, तमाम कारें चल रही हैं, इस वजह से जो पॉल्यूशन निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है, उस वजह से ग्लेशियर हमारे यहाँ पर पिघलने लगे हैं और उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर ये ग्लेशियर इसी तरह से पिघलते रहे और समुद्र का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो हमारे देश का जो मुंबई शहर है वो बहुत ही जल्दी डूब जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कई सारे राज्यों में, कई सारे देशों में सुनामी का खतरा भी आएगा और इसी तरह से हो सकता है कि आगे चल करके जल प्रलय वगैरह भी आए, ठीक है। तो हमें इसे रोकने के लिए कई काम करने चाहिए। कई बार मीटिंग भी हो चुकी विश्व स्तर पर, लोगों को चेतावनी भी दी जा चुकी, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो तटीय इलाके वहां पर बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे, ऐसे पशु जो ठंडे इलाके में रहना पसंद करते हैं, जो बहुत अधिक गर्म में नहीं रह सकते, वो धीरे धीरे लुप्त हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर हमारे देश में देखोगे, अभी तक गौरैया चिड़िया आपको बहुत देखने को मिलती थी, आज से लगभग 5 सालों पहले तक। अब आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। बाय द वे ऐसा अचानक हो जाए कि आपको गौरैया चिड़िया देखने को मिल जाए, चिड़िया गांव में आप जाकर देखो, तो मैं नहीं कह सकता, बट अब ये चिड़िया बहुत कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये खत्म हो गई, ये रेडिएशन की वजह से खत्म हुई हैं। इसके अलावा आप देखो, गंगा नदी में पहले आपको मछली एक थी जिसे डॉल्फिन कहा जाता, सुसु मछली नाम था इसका, वो बहुत देखने को मिलती है। जैसे उसमें प्रदूषण बढ़ा, वो भी खत्म होने लगी है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जाएगा, हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे, कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है नोट, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो होती है 0.0 से 4% तक होती है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्तर पर ये जलवाष्प की मात्रा होती है, 0 से लेकर 4% तक होती है। जब वायु गर्म होती है तो ये फैलने लगती है। समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी वायु गर्म होती है तो ये फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती, इसलिए इसके नीचे रहने की आवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है और इसे वायु चक्र कहते हैं। होता क्या है समझो, देखो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। सपोज दैट कि इतना इलाका है, ठीक है, इतना इलाका है। अब यहां पर हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ पर खींच दी। सूर्य का प्रकाश इतने बीच में, जो ये लाइन हमने आपके लिए खींची, इतने बीच में बहुत अधिक मात्रा में पड़ रहा है,
ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पड़ रहा है, तो यहाँ की जो वायु है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। ठीक है, गर्म होने लगे और गर्म होकर के वायु क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी, ये आसमान की ओर जाएगी। और यहाँ पर चूंकि सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में पड़ रहा है, इतने बीच में हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर वायु ठंडी रहेगी। अब जैसे गर्म वायु, ये वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी, जब वायु गर्म होती है तो फैलने लगती है और हल्की हो जाती है, जब वायु हल्की होगी तो ये ऊपर उठ जाएगी। जैसे ही ये वायु ऊपर उठेगी तो आसपास की जो ठंडी वायु है, वो गर्म वायु जहां से हट करके गई है, वो जो रिक्त स्थान हो जाएगा उसकी जगह लेगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर गर्म वायु थी, ये ऊपर उठ गई, तो यहां की जो ठंडी वायु है वो इधर की ओर आएगी। ठीक है, वो ऐसी आएगी, ऐसी। ठीक है, ये वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, वो यहां पर आ जाएगी और यहां की गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी। अब जब गर्म वायु ऊपर उठ करके जाती है तो वो जब धीरे धीरे जैसे से गर्म वायु ठंडी होती है, ठीक है, तो जब वो वायु ठंडी होती है तो संघनन होती है, संघनन क्रिया होती है और उससे बादल बनते हैं। ठीक है, उससे बादल बनते हैं और फिर वही बादल आगे चल करके इधर उधर जाकर के बरसते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है, जब वायु गर्म होती तो फैलती है और हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, जो ठंडी वायु होती है वो सघन होती है और भारी होती है। ठीक है, सघन अर्थात घनी होती है, ठीक है, और भारी होती है, इसलिए इसके नीचे रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। जो ठंडी वायु होती है वो आपको नीचे ज़्यादा देखने को मिलेगी, हाँ, नीचे रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है क्योंकि ये भारी होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, ठीक है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास की जो ठंडी वायु होती है वो रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ पर आ जाती है। आप देखोगे जब भी हम दूध वगैरह गर्म करते हैं, ठीक है, तो जब दूध गर्म होता है तो उससे भाप ऊपर उठने लगती है। ठीक है, भाप ऊपर उठने लगती है, तो वहाँ की जो वायु है, जो उसका, या फिर कहेंगे दूध में जो पानी होता है वो गर्म होकर भाप में बदलता है, वो ऊपर उठ जाता है। और अगर आप एक काम करना, कभी एक्सपेरिमेंट करना, वो जो भाप उसकी निकलती है वो ऊपर उठती है, आप ऊपर एक बोतल लगा देना, ठीक है, और देखोगे बोतल में सारी भाप जब जमा हो जाएगी फिर वो ठंडी होगी। ठीक है, जब ठंडी हो जाएगी तो देखो पुनः पानी में बदल जाएगी। इसी तरह से ये वायु जो गर्म होकर नीचे से ऊपर जाती है, फिर इसमें संघनन की क्रिया होती है। ठीक है, संघनन की क्रिया होने के बाद में फिर ये बादलों में तब्दील हो जाती है और फिर बादल ठंडी होकर बादल बन जाते हैं और फिर बादल आगे चल करके यही बरसते हैं। अभी हम इस चीज को आगे फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहां पर बस इतना जान लो कि इसी को वायु चक्र कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार वायु चक्र चलता है। तो गर्म वायु ऊपर उठी, ऊपर से ठंडी होकर इधर बरस गई, यहाँ की ठंडी वायु फिर यहाँ पर आ गई। इसी तरह से ये वायु चक्र चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से, इसको समझो। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित, कितनी 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से लेकर से आरंभ होते हैं। सबसे पहली परत अगर आप देखोगे पृथ्वी की सतह पर नीचे, तो आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर बाह्य वायुमंडल है, फिर बहिर्मंडल है। समझो इस चीज को अब इस डायग्राम के माध्यम से। तो हमारी पृथ्वी के नीचे आप देखोगे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई, उससे भी ऊंचाई तक आपको यहां तक देखने को मिलेगा, ये आपका क्षोभ मंडल वाला एरिया है। फिर क्षोभ मंडल के बाद में आपका, एक मिनट, हाँ, क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल की सीमा रहती है। फिर क्षोभ मंडल के बाद में यहां तक का एरिया जो आपको ये देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं क्या हम लोग, इसे हम कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन की लेयर पाई जाती है। ठीक है, यहीं पर हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, यहीं पर हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। समताप मंडल के बाद में आपको मध्य मंडल देखने को मिलता है। क्या, मध्य मंडल। ठीक है, इस मध्य मंडल की जो गतिविधियां होती हैं, अभी हम इसको समझें कि मध्य मंडल की सीमा मतलब इसका कार्य क्या होती है, इसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती है, इसकी विशेषताएं क्या है। मध्य मंडल के बाद में आपको देखने को मिलता है बाह्य वायुमंडल और फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में होता है बहिर्मंडल। ठीक है, अब एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है क्योंकि इसमें इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर तक है। हमारी पृथ्वी के धरातल से, या फिर हम कहेंगे समुद्र स्थल से जहां पर समुद्र की लेयर जो ऊपर वाली होती है, समुद्र स्थल से ऊपर की ओर 13 किलोमीटर ऊंचाई तक अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा क्षोभ मंडल। 13 किलोमीटर के बाद में क्षोभ मंडल समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर वहां से आपका समताप मंडल शुरू हो जाता है 13 किलोमीटर के बाद में। ठीक है, तो 13 किलोमीटर तक की औसत ऊंचाई हमारी क्षोभ मंडल की। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, बादलों का बनना, बरसात होना, कोहरा है, ओलावर्षण है, ये सारी घटनाएं जो होती हैं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि मौसम की समस्त लगभग घटनाएं
किस मंडल में होती हैं? आपको आंसर देना होगा क्षोभ मंडल। यहां पर एक और प्रश्न बनेगा कि भाई क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई है क्षोभ मंडल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल के बारे में कहा जा रहा है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये क्षोभ मंडल यहां तक हो गया। क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है 50 किलोमीटर तक का, कितने 50 किलोमीटर तक का, ये समताप मंडल कहलाता है। ठीक है, अब समताप मंडल की विशेषताएं क्या हैं? तो यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहां पर ना तो बादल बनते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ऊंचाई तक तो हम देख सकते हैं यहां पर हो सकता है बनते हो, लेकिन आप जब समताप मंडल में प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, सीमा रेखा से बाहर निकलते हैं, तो आपको बादलों संबंधी कोई भी घटना देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इसके फलस्वरूप होता क्या है कि यहां पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां मौजूद होती हैं, क्योंकि अगर बादल वगैरह होंगे तो हवाई जहाज उड़ाने में प्रॉब्लम होगी। ये हवाई जहाज क्या करता है, जब भी उड़ता है तो क्षोभ मंडल के ऊपर निकल जाता है, लंबी जो उड़ान होती है उसके लिए ये समताप मंडल में आ जाता है और समताप मंडल में उड़ते हुए जाता है, क्योंकि यहां पर इनको खुला आसमान देखने को मिलता है, बिल्कुल क्लीन। ठीक है, यहां पर बादल वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो यहां की परिस्थितियां होती हैं समताप मंडल की हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ठीक है, जो समताप मंडल है यहीं पर ओजोन गैस की परत पाई जाती है और यह परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं, हानिकारक गैसें हैं, इनसे हमारी रक्षा करती है। तो प्रश्न यहां पर यह बनता है सबसे पहला कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, या फिर हवाई जहाज उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां किस मंडल में पाई जाती हैं? आप कह देना कानपुर मंडल, कल्याणपुर मंडल, ये मंडल नहीं, किस मंडल में? तो आप कह देना समताप मंडल में। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न बन सकता है कि ओजोन की लेयर, ठीक है, ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि भैया हाँ, ये समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? समताप मंडल कितने बीच में फैला है? तो 50 किलोमीटर ऊंचाई है, लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई है किसकी? इसी हमारे समताप मंडल के 50 किलोमीटर की ऊंचाई की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखना नीचे से, धरती से ऊपर की ओर 50 किलोमीटर। वैसे इसका जो फैलाव है 40 किलोमीटर के बीच में ये फैला है। ठीक है, लेकिन हम धरती के नीचे समुद्र तल से बात करें तो समुद्र तल से, ठीक है, समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बाद में, तो क्षोभ मंडल के बाद में अगर हम बात करते हैं कि केवल समताप मंडल का विस्तार कितना है, तो 40 किलोमीटर तक का विस्तार आपको देखने को मिलता है किसका? समताप मंडल का। अब हम मध्य मंडल की बात करते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। कहां से? धरती से। ठीक है, या फिर हम कहें कि समुद्र तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है क्या? मध्य मंडल। ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड होते हैं, अंतरिक्ष से जो भारत में जो पृथ्वी पर उल्कापिंड प्रवेश करते हैं, जो पृथ्वी पर गिरते हैं, गिरने वाले जितने भी उल्कापिंड हैं वो इस परत में आने से जल जाते हैं। ठीक है, जो मध्य मंडल है क्या होता है, हमारी पृथ्वी में जितने भी उल्कापिंड गिरने के लिए आते हैं, छोटे मोटे बड़े छोटे, तो जब वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद में बहिर्मंडल, वायुमंडल, इन सभी से होते हुए आते हैं और मध्य मंडल तक आते आते जल करके राख हो जाते हैं। जो बड़े उल्कापिंड होते हैं वही मध्य मंडल को पार करके फिर समताप मंडल और इसके बाद में फिर क्षोभ मंडल में आते हैं। ठीक है, और फिर वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर प्रश्न यहाँ पर एक बनेगा कि उल्कापिंड किस परत में आने के बाद में या फिर किस मंडल में आने के बाद में जलने लगते हैं, जल जाते हैं, तो आप याद रखना मध्य मंडल। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है बाह्य वायुमंडल। तो वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे धरती से, ठीक है, तो एक टाइम पर तो नीचे आपको गर्म तापमान मिलेगा। ठीक है, फिर जब आप ऊपर बढ़ोगे तो आपको ठंडा तापमान मिलेगा, ठंडक बढ़ती जाएगी, ऊपर तापमान घटता जाएगा। फिर जब आप और ऊंचाई की ओर जाओगे तो तापमान एक टाइम पर क्या होगा कि बढ़ने लगेगा। ठीक है, एक टाइम के बाद में तापमान बढ़ने लगेगा। और वहीं जब आप वायुमंडल में पहुंच जाओगे तो वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता के साथ में बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है।
ठीक है, यह 80 किलोमीटर से 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, 80 किलोमीटर तक तो फैलाव है मध्यमंडल का। ठीक है, और 80 किलोमीटर के ऊपर 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक फैलाव किसका है? वायुमंडल का है। रेडियो संचार के लिए इस परत का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यहीं पर आकर के सारी की सारी जो रेडियो तरंगें होती हैं या फिर रेडियो संचार के लिए जो तरंगें भेजी जाती हैं वो यहीं से आकर के पृथ्वी की ओर पुनः वापस आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं बहिर्मंडल की। बहिर्मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। प्रश्न बन जाएगा इसी बात को कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, ये वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। कहाँ से? बहिर्मंडल में। ठीक है, बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिए सभी मंडलों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की क्षोभ मंडल की, फिर हमने समताप मंडल की, फिर हमने मध्य मंडल की बात की और इसके बाद में बात की हमने बाह्य वायुमंडल की और फिर हमने बहिर्मंडल की बात की। ये सारे के सारे मंडल जो हैं इनकी विशेषताओं को हमने समझा। डिटेल में इनके बारे में जानकारी फिर से हमको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगी। अब हम मौसम एवं जलवायु संबंधी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। देखो, मौसम अभी कुछ और है, 10 मिनट बाद कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर अभी कड़ाके की धूप पड़ रही हो तो आपके यहाँ पर गर्म मौसम होगा, और वहीं पर क्या है कि आपके यहाँ पर अचानक बादल आ जाएं और 10 मिनट में बारिश होने लगे तो आपके यहाँ का मौसम चेंज हो जाएगा। गाना भी बनाया गया है, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो मौसम कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं। ठीक है, तो मौसम वायुमंडल में प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। जैसे कि आप देखोगे जो लोग होते हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा, वो बात बात पर बदल जाते हैं। ठीक है, दल बदलू लोग होते हैं जिनको दोगले लोग कहा जाता है। ठीक है, आजकल हमारे यहाँ के जो नेता हैं मौसम की तरह कूद कर इस पार्टी में आ गए, फिर कूद कर उस पार्टी में चले गए, फिर कूद कर उस पार्टी में चले गए। ऐसे आजकल हमारे नेता जो है दल बदलू कहा जाता है। मौसम भी इन्हीं की तरह होता है। ठीक है, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी आर्द्र, कभी कैसा, तो ये मौसम बदलता रहता है। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम, ठीक है, जैसे कि आप हमारे भारत देश का मौसम देखो, जैसे कि आप सियाचिन का मौसम देख लो, आप कश्मीर का मौसम देख लो, आप अंटार्कटिका का मौसम देख लो। दीर्घकाल में लगभग 30 साल की बात यहां पर की जा रही है। लगभग 30 साल तक जब हम किसी भी क्षेत्र के मौसम का अनुमान लगाते, जब औसत अनुमान लगाते तो उसको जलवायु कहा जाता है। किसी भी एरिया का, किसी भी स्थान की औसत मौसम कितने साल का? मिनिमम 30 ईयर का, मिनिमम 30 साल की जो औसत मौसम होगा उसको जलवायु कहा जाएगा। जब किसी भी एरिया में लगातार 30 सालों तक ठंडक पड़ती है तो उस स्थान का की जो जलवायु होती है ठंडी हो जाए, कहा जाएगा कि वहां की जलवायु ठंडी है। लगातार 30 सालों तक जब किसी स्थान पर गर्मी पड़ती है तो कहा जाएगा कि वहां की जो जलवायु है वो गर्म है। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं तापमान की। देखो, ये जो दो अभी हमने टॉपिक मौसम और जलवायु डिस्कस किए, ये हमें बार बार देखने को मिलेंगे, तो इनको थोड़ा डीपली समझ लेना। अब हम बात करते हैं तापमान की। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। किसे? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता, ताप यानी तापमान और शीतलता, कि भाई गर्मी और ठंडक, इन दोनों के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। कि भाई कभी आपके यहाँ पर जो तो शरद ऋतु आएगी, कभी आपके यहाँ पर वसंत ऋतु आएगी, कभी आपके यहाँ पर क्या है कि शीत ऋतु आएगी, कभी आपके यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आएगी। ठीक है, तो जो तापमान होता है वायुमंडल में, वायुमंडल का जो तापमान है केवल दिन और रात में नहीं। दिन में क्या है कि आपका तापमान गर्म मिलेगा और रात में अपेक्षाकृत ठंडा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये दिन रात बदलता रहता है। ठीक है, और केवल दिन रात ही नहीं बल्कि ऋतुओं के हिसाब से ही बदलता है। अब सर्दियों में आप चाहे दिन में देखो रात में देखो, तापमान ठंडा ही मिलेगा। रात में कुछ ज्यादा ठंडक हो जाती है, दिन में कुछ कम ठंडक रहती है। अब गर्मी में आ जाओ, आप चाहे दिन में देखो चाहे रात में देखो, हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में दोनों ही सीजन में, ठीक है, गर्मी में अगर आप देखो दिन और रात दोनों टाइम पर मौसम जो होता है गर्म ही रहता है।
ठीक है। दिल्ली वगैरह में आप देखो शीत ऋतु शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तापमान को मापने की मापन इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, ठीक है भाई। इन्होंने आविष्कार किया इसलिए इन्होंने इसका नाम सेल्सियस रख दिया, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो तापमान को मापने की इकाई है वो डिग्री सेल्सियस है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई इसे हम किस इकाई में मापते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को तौलने के लिए जो उसका मात्रक है वो हम रखते हैं क्या, जो उसका मानक है तौलने के लिए, तो उसे हम किलो में तौलते हैं, ठीक है, कि वो इतने किलो का है, ठीक है, किलोग्राम में। अब हम इसी तरह से तापमान को नापते हैं तो तापमान को नापने के लिए डिग्री सेल्सियस में इसको नापते हैं, ठीक है। इस जो डिग्री सेल्सियस है इसका आविष्कार जो है एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जो जल है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, ठीक है, खौलने लगता है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे खून में बहुत अधिक गर्मी है, खून आग की तरह खौल रहा है, तो मतलब समझ लो कि उसका जो खून है उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मजाक कर रहा था। जैसे कि आप जब पानी गर्म करते हो या फिर जो आपके दूध वगैरह उबालते हो तो जब उसमें उबाल आ जाती है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के ये कितना दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है, ठीक है, 2 अरबा भाग ही प्राप्त करती है। तो ये बात एक याद रखना, ठीक है। समझ लो इससे कि हमारी जो सूर्य है वो कितना अधिक गर्म है, क्योंकि हम सूर्य के मतलब 2 अरबे भाग का केवल 1% ही प्राप्त करते हैं, 1 भाग प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं आपतन की। आपतन किसे कहते हैं? तो आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। क्या करता है? ये तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे? तापमान किस एरिया में कितना अधिक होगा इसको प्रभावित करने के लिए आपतन कार्य करता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी कैसे रोकती है ऊर्जा ये हम जान चुके, ठीक है। आपतन यानी सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अर्थात हमने भूमध्य रेखा, ध्रुव सब कुछ डिस्कस किया है। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा जो पाई जाती है वो यहाँ पर पाई जाती है। जैसे जैसे आप इधर से इधर की ओर बढ़ते जाओगे, ठीक है, इधर से इधर की ओर आओगे, ठीक है, इधर की ओर आओगे तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे तो जो आपतन है इसकी मात्रा घटती जाएगी। इसी तरह से जैसे आप इधर की ओर आओगे तो यहाँ पर भी आपतन की मात्रा घटती जाएगी। सबसे अधिक सूर्य तप या फिर आपतन यहाँ पर इतने एरिया में पाया जाता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला, ठीक है। ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया होता है ये एरिया, इतने बीच में तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। इसी एरिया में सबसे अधिक आपतन पाया जाता है। आपतन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? आतपन, ठीक है, आतपन है, आतपन है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। कि भाई कहाँ पर कितनी अधिक ऊर्जा रुकी है, जहां पर जितनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगी या फिर जहां पर जितनी अधिक सूर्य की ऊर्जा पहुंचेगी वहां पर उतनी अधिक रुकेगी। अब जैसे हमने पृथ्वी अभी बनाई थी, ठीक है, तो पृथ्वी पर सूर्य का सबसे अधिक जो प्रकाश है वो प्राप्त ही भूमध्य रेखा पर होता है। अब ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त ही नहीं होता है इतना अधिक, तो वहां पर आपतन सबसे कम होगा, ठीक है, आतपन सबसे कम होगा। ध्रुवों पर सूर्य की जो किरणें वो तिरछी पड़ती हैं, इस तरह से तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश सबसे कम पहुंच पाता है, इसलिए वहां पर आतपन भी सबसे कम होता है वहां पर, ठीक है। और सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश कहां पर पड़ता है? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर आतपन जो है सबसे अधिक होता है। अब हम वायु दाब की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको थोड़ा डीपली समझना क्योंकि आगे चल करके बार बार इस टॉपिक का यूज होने वाला है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। जो वायु दाब है हमारे ऊपर ये सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर इसके विपरीत बल लगाता है। होता क्या है, जैसे आपने कई बार सुना होगा या फिर आपने सुना क्या होगा, देखा ही होगा, जब भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो आप देखोगे एक वो व्हाइट कलर का सूट पहनकर जाते हैं, ठीक है। क्या पहनकर जाते हैं? सूट पहनकर जाते हैं, ठीक है। सूट जो होता है वो हवा से भरा हुआ होता है, ठीक है, ताकि शरीर से जो विपरीत बल लगे, ठीक है, हमारे शरीर से जो है। एक चीज़ को समझो, देखो होता क्या, आपने भी एक पनडुब्बी थी जो कि डूब गई है, टाइटन, ठीक है, जो
टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे 5 लोग, बहुत ही अमीर लोग थे, 2-2 करोड़ के टिकट लेकर के गए थे। तो आपने देखा होगा कि वायु दाब की वजह से ही, अंदर प्रेशर की वजह से, ठीक है, एयर प्रेशर की वजह से वो जो पनडुब्बी है अंदर ही ब्लास्ट हो गई थी, ठीक है। अब होता क्या है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम सभी लोग रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी में वायु पाई जाती है, वायु हमारी पृथ्वी के ऊपर दबाव डालता है। क्या होता है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ में बल लगाती है, ठीक है, बल लगाती है। आपने कभी देखा होगा जब आप पानी में बहुत गहराई तक जाएंगे, जब आप कभी स्विमिंग पूल जाना और पानी में नीचे बैठकर देखना, आपको चारों ओर से दबाव महसूस होगा, ठीक है। अब हम वायु में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर हमें महसूस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब हम जाते हैं यहाँ पर हमें आदत बन जाती है, लेकिन जब हम जाएंगे पानी में, ठीक है, नीचे वहाँ की हमें आदत नहीं होती, वहाँ पर हमें इस चीज़ का महसूस होता है। तो वायु हमारे शरीर पर चारों ओर से इस तरह से दबाव लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर जो है, ठीक है, क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर के ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, ठीक है, सभी दिशाओं से दाब लग रहा है, क्योंकि हर तरफ वायु है, हर दिशा से दाब लग रहा है, और हमारा शरीर इसके विपरीत बल लगाता है, ठीक है, हमारा शरीर जो है इसके विपरीत अंदर से बल लगाता है। तो क्या होता है, जब दोनों तरफ से बल लगेगा, आप एक काम करना, एक गेट रखना, ठीक है, अपनी ही समान ताकत का व्यक्ति इधर से लाना और आप इधर खड़े होना, दोनों तरफ से आप दबाना, देखोगे गेट जहां है वहीं रहेगा, जो आप दोनों तरफ से समान ताकत से दबाओगे। इसी तरह से जो हमारी शरीर है वो अंदर से बल लगाता है बाहर की ओर, और बाहर का वायुदाब हमारे शरीर में अंदर की ओर बल लगाता है, तो ये समान रहता है, ठीक है, सभी दिशाओं से समान बल लगता है। इस वजह से हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। कहाँ पर? हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा जो भार दाब लगाया जाता है, ठीक है, वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। और वायु दाब में ऊपर की ओर जाने पर, एक मिनट, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु दाब तेजी से गिरने लगेगा, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु दाब गिरने लगेगा, ठीक है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ठीक है, और ऊंचाई पर जाने पर ये धीरे धीरे घटता जाता है। अगर आप समुद्र स्तर पर जाओगे तो वहां पर आपको सबसे अधिक वायु दाब देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वायु दाब घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान द्वारा प्रभावित होता है। भाई, किसी भी स्थान पर वायु का दाब वहां के तापमान के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। जहां पर तापमान अधिक होगा, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। जब वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा, ठीक है। और निम्न वायुदाब जो होता है, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। होता क्या है, जैसे कि किसी भी स्थान पर जब तापमान बढ़ता है, ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा तो वहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। जब ये वायु ऊपर उठ जाएगी गर्म होकर के, तो ऊपर जाकर के ये धीरे धीरे वायु ठंडी होगी, और ठंडी होकर के ये बादलों का रूप ले लेगी। संघनन का यहाँ पर क्रिया होगी और संघनित होकर के ये बादल बन जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी निम्न दाब वाले क्षेत्र को देखोगे जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि गर्मी के मौसम में आप भारत को देखोगे तो भारत में जहां कहीं भी टेम्परेचर बढ़ता है वहां पर आपको बादल देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये सारी क्रिया होती है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण बहुत अधिक होता है किसी भी स्थान पर, वहां के वायु के ताप पर द्वारा प्रभावित होता है। जितना अधिक ताप होगा, ठीक है, उतनी अधिक वायु गर्म होगी, और वो वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। जब वायु ऊपर उठ जाएगी तो वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। और निम्न दाब वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर बादल युक्त आकाश होता है और नम मौसम के साथ में जुड़ा होता है। वहां पर मौसम में आपको नमी देखने को मिलेगी। कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु है वो ठंडी होती है, ठीक है। जहां कहीं भी आप जाकर देखोगे जब कम तापमान होगा तो वहां की वायु ठंडी होगी। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है, और भारी वायु निमज्जित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। मतलब भारी दाब जो वायु जो होती है वो वहीं पर रुक जाती है और उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश देखने को मिलेगा। आप सर्दी वगैरह में देखना तो सर्दी वगैरह में आपको नीचे कोहरा देखने को मिलेगा, ठीक है, नीचे कोहरा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऊपर देखोगे थोड़ा सा ऊपर तो आपको आसमान साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि कम जहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र होगा, जब भी ठंडे इलाके में आप जाओगे तो ठंडे इलाके में क्या होता है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप वायु भारी हो जाती है, भारी होकर के वहीं पर रुक जाती है, वायु निमज्जित होकर के उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, आकाश स्वच्छ देखने को
मिलता है, क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर उठती नहीं, बादल बनते नहीं, इसलिए वायु नीचे ही रहती, ट्रैप रहती है। वायु सदैव उच्च वायुदाब से, उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करेगी। इस चीज़ को आप इस डायग्राम में भी समझ सकते हैं, ठीक है। समझो, देखो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है इसमें प्रमुख वायुदाब पेटियां दी गई हैं, ठीक है। हम केवल इतने को समझते हैं जितना हमारे लिए ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है। देखो, यह आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा है ये, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब सूर्य मान लेते हैं, बना लेते हैं हम, ये सूर्य बन गया, ठीक है। ये सूर्य बना, सूर्य का प्रकाश पूरे में पड़ रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पूरे में पड़ रहा है। हम लाइनें बना देते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है पूरे में पड़ रहा है इस तरह से। लेकिन सूर्य का सबसे अधिक प्रकाश कहाँ पर पड़ रहा है, आप देखोगे भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य का सबसे अधिक और सबसे तेज प्रकाश पड़ रहा है। अब चूंकि भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे तेज और सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है, अर्थात यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ की वायु गर्म हो जाएगी और वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। जब यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो जो आसपास की वायु है वो जहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई वहाँ आने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ की जो वायु है, यहाँ की, ठीक है, यहाँ की जो वायु है और जो यहाँ की वायु है वो क्या करती है, वो इधर आने का प्रयास करती है, ऐसे इसकी जगह लेती है आकर के, ठीक है। आप देखोगे ये यहाँ पर आकर के जगह ले रही है, ठीक है, यहाँ पर आकर जगह ले रही है और ये जो एरिया है ये निम्न दाब वाला क्षेत्र बन जाए, क्योंकि यहाँ की जो वायु गर्म होकर ऊपर उठ गई और आसपास की वायु आकर के यहाँ की जगह ले रही, जहाँ की जगह ले रही फिर गर्म होकर वो भी उठती जा रही है। यहाँ से वायु यहाँ आ रही है, गर्म हो रही, फिर ऊपर उठ रही, फिर यहाँ से वायु यहाँ आ रही, गर्म हो रही, फिर ऊपर उठ रही, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ठीक है। क्योंकि ये उच्च दाब वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। उच्च दाब वाला क्षेत्र कौन सा होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर कम होगा। और निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र कौन सा होगा, जहां पर टेम्परेचर हाई होगा। अब चूंकि सूर्य का सबसे अधिक प्रकाश यहां पर पड़ रहा है इसलिए यहां का टेम्परेचर हाई है, और सूर्य का प्रकाश यहां पर कम पड़ रहा है इसलिए यहां का जो टेम्परेचर होगा वो लो होगा। अब यहां का टेम्परेचर हाई है इसलिए यहां पर निम्न दाब है, और यहां पर जो टेम्परेचर इसकी अपेक्षा यहां का टेम्परेचर जो है कम है, इसलिए यहां की जो वायु ठंडी है यहां की अपेक्षा। तो जब भी ये वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहां की वायु यहां आ जाएगी, उसी तरह से यहां पर भी होगा। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। चांद पर वायु नहीं है, ठीक है, अभी चंद्रयान आप देख रहे हैं कि मिशन लॉन्च हुआ है, तो इस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना बन सकती है, ठीक है। तो इसको समझ लेना, चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायुदाब भी नहीं है, ठीक है। चूंकि चांद पर वायु नहीं है इसलिए वहां पर वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। अगर पोशाक नहीं पहनेंगे तो क्या होगा। अब भाई हम पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर वायुदाब है, तो यहां पर हमारे शरीर जो विपरीत बल लगाता है उसके लिए आसपास से वायुदाब लगता है, ठीक है। जहां पर वायुदाब ही नहीं होगा और हमारा जो पृथ्वी शरीर है वो विपरीत बल लगाएगा, जैसे कि हमारा शरीर पूरा हम मान लेते हैं कि हमारा शरीर ये है। अब पृथ्वी पर तो आसपास से वायुदाब लग रहा था, ठीक है, लेकिन हम ऐसे स्थान पर आ गए जहां पर वायुदाब लग ही नहीं रहा, ठीक है, यहां पर, और यहां पर हमारा शरीर विपरीत बल लगा रहा है। भाई शरीर को कौन बताए कि आप बल लगाना बंद करो, तो क्या होगा कि हमारा शरीर पूरा फट जाएगा, ठीक है, हमारा शरीर फट जाएगा, हमारे सारी नसें फट जाएंगी, हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष यात्री एक ऐसी पोशाक पहनते हैं जो आसपास से, आप देखो बहुत फूली हुई पोशाक होती वो है, ठीक है, आसपास से हवा से भरी हुई होती है और हमारे शरीर के ऊपर इसके विपरीत यानी कि अंदर की ओर वायुदाब लगाती रहती है, ठीक है, जो वायुदाब बना रहे इसलिए पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनके रक्त सिराएं यानी कि नसें फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं, यानी कि रक्तस्रावित होकर के उनके शरीर से पूरी पूरी नसें फट जाएंगी और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए अंतरिक्ष पोशाक पहनकर ही जाते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं पवन की। हाँ, तो हम बात करते हैं पवन की। देखो, पवन के बारे में हम अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ स्पेशल बातें बताई गई, विशेषताएं इनकी बताई गई हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। किसे कहते हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो वायु होती है ये उच्च दाब जो वायु होती है, ठीक है, ये ऊपर उठ जाती है, ठीक है, और निम्न दाब वाली जो वायु होती है वो इधर आ जाती है, ठीक है।
क्या कहा जा रहा है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। जब पवन हवा गर्म होती है तो ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र क्रिएट करती है, ठीक है। और जब हवा ठंडी होती है तो वहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र होता है और उच्च दाब क्षेत्र वाली ठंडी हवा जाकर के निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर पहुँचती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। देखो किस, जैसे कि हम अपने देश में अगर आप देखोगे तो अलग अलग नाम पवन के दिए जाते हैं कि भाई ये पछुआ पवन है, ठीक है, ये पूर्वी पवन है, ठीक है। तो अलग अलग नाम, मानसूनी पवन है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अब इन सभी को डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं, इसे पछुआ भी कहा जाता है, ठीक है, इसे पछुआ भी कहा जाता है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक है स्थायी पवनें, ठीक है। स्थायी पवनें जो होते हैं ये मतलब अपने समय पर लगातार चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे ही समय आएगा इनका, ये अपने स्थान पर मतलब चलती रहेंगी, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल व्यापारिक पवनें होता है, ठीक है, या फिर पश्चिमी पवनें होता है, पूर्वी पवनें होता है, ये स्थायी पवनें हैं। दूसरी होती है मौसमी पवनें, और तीसरी होती है स्थानीय पवनें। इन तीनों को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि पश्चिम से आने जो पवन का नाम है आने वाली दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, इसको एक बार देख लेते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ठीक है। डायग्राम में हमने देखा कि जो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर इधर से और इधर से ये इस तरह से पवनें आ रही हैं, इस तरह से पवनें आ रहे हैं, ठीक है। इन पवनों के नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि आप अगर इस पवन का नाम देखोगे तो दिया जा रहा है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, और इनका नाम दिया जा रहा है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक है। तो इनके नाम और व्यापारिक पवनें 2 शब्द यहाँ पर जोड़े गए। आखिरकार कैसे, तो इस चीज को समझो। जब सूर्य का प्रकाश इस लाइन पर पड़ता है, ठीक है, इस रेखा पर पड़ता है, तो यहां की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, निम्न वायुदाब क्षेत्र क्रिएट करती है, ठीक है। अब जब चूंकि यहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र क्रिएट हो चुका है यहां पर, तो इधर से और इधर से पवनें आएंगी और इस क्षेत्र में यहां की जो वायु ऊपर उठ रही है वहां पर इस वायु को फिल करेंगी। अब जो इधर से पवनें आती हैं वो ऐसी आती हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर डायग्राम दिया जा रहा है, ठीक है। दक्षिण की ओर से, दक्षिण पूर्व की ओर से, जैसे कि अगर हम पूरा का पूरा डायग्राम बनाएं, ये ठीक है। तो आपका जो ये वाला एरिया, ये उत्तरी इलाका कहा जाता है, ये पूर्वी इलाका है, ये पश्चिमी इलाका है, और आपका ये दक्षिणी है। तो ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है। इस तरह से ये पवनें जा रही हैं, ठीक है। ये व्यापारी पवनें होती हैं। जब भी यहाँ पर निम्न दाब क्रिएट होता है तो ये पवनें ऐसी ही चलती हैं नियमित रूप से, ठीक है, चलने लगती हैं। और इसी तरह से इधर से भी, ये आपका उत्तरी इलाका, ये पूर्वी इलाका, और इन पवनों की उत्पत्ति कहां से हुई, यहां से हुई, और ऐसी चल रही पवनें ये हैं, ऐसी पवनें चल रही हैं। तो इन पवनों को नाम दिया उत्तरी पूर्वी। और इन चूंकि ये वाली जो पवन है इसकी उत्पत्ति हुई है कहां से, यहां से, ठीक है, इस एरिया से, या फिर इस एरिया से कहें, ये ऐसी पवन चल रही है, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया गया दक्षिण पूर्वी। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी पवन का नाम उसके जैसे हम इसके ऊपर उठते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हम इसके ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये उपोष्ण एरिया है, ठीक है, उपोष्ण अक्षांश है। यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र बना है, ठीक है, ये उच्च दाब क्षेत्र बना है। यहाँ से जो ये उच्च दाब क्षेत्र बना है, ठीक है, यहाँ की वायु ऊपर उठ गई। एक मिनट इधर जाते हैं थोड़ा सा, हाँ, ये वाले जो पछुआ पवनें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है, ये पछुआ पवन यहाँ पर चल रही हैं, ये ध्रुवीय पवनें यहाँ पर चल रही हैं। अगर आप इन दोनों पवनों के नाम देखोगे तो कहा जाए ध्रुवीय पूर्वी पवनें, और इसको नाम दिया जा रहा है ध्रुवीय पछुआ पवनें। ये जो पवनें पश्चिम की ओर से जा रही हैं पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर जा रही है, इसलिए इनको नाम दिया गया पछुआ पवन। पवन जिस स्थान से या फिर जिस दिशा से उत्पन्न होगी उसका नाम उसी दिशा के आधार पर रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा जा रहा है, उदाहरण पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं, तो वही चीज यहां पर दी जा रही है। अगर आप यहां पर देखोगे तो इसे पछुआ पवन कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इलाका अगर आप देखोगे तो उत्तरी है, ठीक है, ये उत्तरी इलाका है, और ये पश्चिमी इलाका, ये पूर्वी इलाका है, ठीक है। और ये पवनें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वो ऐसी जा रही हैं, ठीक है, ये इस तरह से आ रही हैं इधर से, ठीक है। ये पवनें ऐसी चल रही हैं, ऐसी कुछ इस तरह से ये पवनें चल रही हैं, ठीक है। पश्चिम साइड से उत्पन्न हो रही हैं और पूर्व साइड में आ रही हैं, ठीक है, इसलिए इनको नाम दिया गया पछुआ पवन। अगर इन पवनों को देखोगे तो ये पूर्व से उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, ये पूर्व से उत्पन्न हो रही हैं और पश्चिम की ओर जा रही हैं, तो इनको नाम दिया गया
पूर्वी पवने। इसी तरह से अगर आप इन पवनों को देखोगे तो ये पवने दक्षिण पूर्वी पवने हैं, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी पवने क्योंकि ये मध्य से स्टार्ट है ऐसे, ठीक है। और ये पवने जो हैं अगर आप देखो ये उत्तर पूर्वी व्यापारी पवने क्योंकि ये उत्तर और ये पूर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। इस तरह से पवनों के नाम रखे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपने यहाँ पर देख लिया पवनों के आने की, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अब हम स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, इन तीनों पवनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पवनों की। व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने। कौन कौन सी? व्यापारी पवन, पश्चिमी पवन और पूर्वी पवने। ये जो पवने हैं स्थायी पवने, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ठीक है। इनकी निश्चित दिशा होती है, ये अपनी निश्चित दिशा में वर्ष भर लगातार चलती रहती हैं, ठीक है। और इनके आने की दिशा के आधार पर इनको नाम दिया गया है, जो कि हमने अभी देखा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा जब यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं चलती, इनको पूर्वी पवने कहा गया, ठीक है। और जब यहाँ पर क्या है कि उच्च दाब क्षेत्र बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है इधर से, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर की हवाएं चलती, इनको नाम दिया गया पछुआ पवन, ठीक है। और जब यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है, ये उच्च दाब वाला क्षेत्र है और हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो यहाँ से, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व की ओर से उत्तर पूर्व की ओर ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। और यही पवने, और जब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से और ये आपका पश्चिम दक्षिण की ओर हवाएं चलती हैं, ठीक है। और यही हवाएं वापस लौट कर जाती हैं, यही हमारे पर बरसात वगैरह भी करवाती है, जो हम क्लास 9 में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम स्थायी पवने की बात करते हैं। स्थायी पवनों के बारे में बात करें तो व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवने, ये स्थायी पवने हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, निश्चित दिशा में पूरे वर्ष, ठीक है। मौसमी पवनों की बात की है तो ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे से ऋतु बदलेगी ये पवने अपनी दिशा बदल देंगी। उदाहरण के लिए मानसूनी पवने जो हैं ये मौसमी पवने होती हैं, मानसून के आधार पर अलग अलग मौसम में अलग अलग पवन आती रहती है। स्थानीय पवनों की अगर बात की जाए तो स्थानीय पवनें वे पवनें होती हैं जो किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती हैं। आप देखोगे आपके यहाँ पर किसी टाइम पर कोई ना कोई पवन चल गई, ठीक है, चलती रहती है, ठीक है, वो कोई विशेष पवन नहीं होती है, ठीक है, स्थानीय पवनें होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, स्थल समीर और समुद्री समीर, ठीक है, ये जो पवने हैं ये स्थानीय पवनों के लिस्ट में आते हैं, स्थल समीर और समुद्री समीर, ठीक है। क्या आपको भारत के उत्तर क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवने याद हैं? इन्हें लू कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जो हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश मिलता है, मध्य प्रदेश मिलता है, बिहार मिलता है, पंजाब मिलता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लू वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब गर्मी का मौसम आता है तो लू चलती है मई जून के टाइम पर, ठीक है, अप्रैल मई जून में ये लू चलती है। ये एक स्थानीय पवन है, ठीक है, अलग अलग मौसम में ही चलती है, ठीक है, अलग मौसम में वर्ष या फिर दिन के किसी विशेष समय पर, दोपहर के टाइम पर ही चलती है। सुबह लू नहीं चलेगी, शाम को लू नहीं चलेगी, दोपहर में चलती है लू, ठीक है। और लू की वजह से बहुत सारे लोगों को कालरा वगैरह भी होता है। अब ये एक एग्जाम्पल दिया गया, हमारे भारत में एक बार चक्रवात आया था, उसका चक्रवात प्राकृतिक आवेश, ये जान लो इसके बारे में, करंट अफेयर वगैरह में मतलब उस समय पर बहुत प्रश्न आया था इसके ऊपर, बट इससे रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसे भी समझ लो। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। कहां पर? हमारे भारत देश का जो पूर्वी समुद्री तट है, जो कि उड़ीसा बंगाल में है, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा हमेशा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ? राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। 29 अक्टूबर 1999 को यह एक अन्य महाचक्रवात आया था यहीं पर, ठीक है, एक और अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के बड़े भाग में तबाही मचा दी थी, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ही चक्रवात आया था, इससे बहुत बड़ी तबाही मची थी। हम पूरा पढ़ देते हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप समझ लेना, ठीक है, जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी थी। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई थी। जो यहाँ पर पवन का वेग थी यानी हवा की रफ्तार थी, जो वर्षा हुई थी वर्षा की रफ्तार थी, और ज्वारीय प्रोत्कर्ष हुए थे, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी हानियां हुई थी। 260 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से पवन चल रही थी, 36 घंटे तक लगातार पवन चली थी। अब भाई 260 किलोमीटर की घंटा से तो कोई गाड़ी तक नहीं चलाता है आज के टाइम पर। ट्रेन भी अगर आप देखोगे, हमारी जो पैसेंजर
पैसेंजर या फिर एक्सप्रेस वगैरह होती हैं ये 128 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक ही जाती हैं, ठीक है। और अगर हमारी बाइक वगैरह की देखो तो गवर्नमेंट ने लिमिट लगा कर रखी है 120 से ऊपर की लिमिट नहीं है, इसके ऊपर जाते हो तो चालान हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर पवन की स्पीड को देखोगे तो पवन की स्पीड कितनी थी, 260 किलोमीटर प्रति घंटा, और कोई 1-2 घंटा तक नहीं, 36 घंटे तक लगातार ये पवन चलती रही थी। इससे वहां पर बहुत अधिक हानि हुई। तीव्र वेग वाली इस पवन ने अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें उड़ा ले गए, पूरी की पूरी छतें उड़ा ले चले गए, ठीक है। इसके अलावा पूरे के पूरे घरों को उड़ाकर फेंक दिया। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा हुई थी और इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई थी। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई थी। जो ज्वारी तरंगें थी वो हमारे स्थल पर, ठीक है, जो हमारा ये उड़ीसा का स्थलीय भाग था वहां पर 20 किलोमीटर तक ज्वारी तरंगें अंदर आ गई थी, ठीक है। और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही मची। जो तटीय इलाका था वहां पर बहुत ही तबाही मची थी। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी जो धान की फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। ज्वार के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में हम पढ़ेंगे, हमने वैसे इसके बारे में पढ़ा है, क्लास 9th में डिटेल में दिया गया है, ठीक है। शायद आगे के चैप्टर्स में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर में के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाव के कारण, ठीक है, हाँ, इसी टाइम पर 1999 में 25 अक्टूबर को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाव के कारण एक चक्रवात उत्पन्न हुआ था और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने लगा था, ठीक है। 25 अक्टूबर को वहां पर चक्रवात उत्पन्न हुआ और ये उत्तर दिशा की ओर, ठीक, किस दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, अर्थात ये उत्तरी और ये पश्चिमी, यानी इधर की ओर ये बढ़ने लगा ऐसे, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा, ठीक है। बड़ा गहन होकर के महाचक्रवात का रूप इसने धारण कर लिया। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया तो ये चक्रवात से महाचक्रवात के रूप में बदलता गया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों में को इसने प्रभावित किया और इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक तथा 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूर्वी तट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। कितने? 130 लाख लोग, बहुत अधिक संख्या है, ये लोग प्रभावित हुए थे और बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी हुई फसलें जो थी उनमें भारी नुकसान हुआ था। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता का अर्थ है जो समुद्र का पानी ज्वार के माध्यम से ज्वारीय प्रोत्कर्ष की वजह से खेतों में घुस गया था। उससे क्या हुआ, देखो, वो समुद्र का पानी लवणीय होता है, उसमें नमक की मात्रा होती, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, जो कृषि योग्य भूमि थी, विशाल भू क्षेत्र था, वो अनुपयोगी हो गया। वहां पर अब उस जमीन पर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि वो लवणीय भूमि हो गई थी, ठीक है। वहां पर लवणता काफी अधिक आ गई थी। वो जो पानी आया था वहां पर ज्वार की वजह से उस पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक थी, इस वजह से वहां पर खेती वगैरह नहीं की जा सकती। साल, सागवान एवं बांस के बागान जो थे, विशाल विशाल बागान थे, यहाँ के भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए थे। तो इस तरह से वहां पर भयानक मतलब तबाही हुई थी, आप ये कह सकते हो। अब हम बात करते आर्द्रता की, ठीक है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है, जैसे कि पृथ्वी पर हमारे विभिन्न जलाशयों के नाली है, हम कपड़े सुखाते हैं, हमारे शरीर का पसीना निकलता है, सूखता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। पेड़ों से जलवाष्प निकलता है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है, ठीक है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो जलवाष्प की मात्रा होती है वायु में किसी भी टाइम पर, उसको ही आर्द्रता कहा जाता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जब बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गर्मियों के टाइम पर देखोगे, गर्मियों में नहीं, बरसात के टाइम पर, ठीक है, बरसात के टाइम पर बरसात हो और उसके बाद में कड़ाके की धूप निकल आए, ठीक है, तो आप देखोगे उमस टाइप की हो जाती है मौसम में, ठीक है। बहुत आपके शरीर पर चिपचिपाहट ऐसी महसूस होगी, आपको पसीना बहुत निकलेगा, पसीना से सूखेगा नहीं, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी
बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होगी ये जलवाष्प और अधिक धारण करती जाएगी और अधिक मतलब आर्द्रता बढ़ती जाएगी। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। आप कपड़े डालोगे बहुत लेट सूखेंगे, ठीक है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। इसके अलावा असहज महसूस होता है हमको। आप देखोगे घुटन ऐसी महसूस होने लगेगी आपको, क्योंकि आप जो सांस ले रहे हो ना उसमें पानी बहुत अधिक जा रहा है, आर्द्रता, ठीक है, जा रही है, ठीक है। इस वजह से असहज महसूस होगा। जब जलवाष्प ऊपर उठता है, ठीक है, तो ये ठंडा होना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप देखोगे वायु गर्म होती तो ऊपर उठती जाएगी, तो जलवाष्प बनकर जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा तो क्या होगा, ये ठंडा होता जाएगा, ठीक है। जलवाष्प ठंडा होता जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा, ठंडा होगा, जल की बूंद बन जाएगा, ठीक है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। ये कई सारी जल की बूंदों का समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, तभी वर्षण के रूप में नीचे आती हैं, तभी वर्षा होती है, ठीक है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कई बार, जब आपने देखा होगा जो जितने भी आप आकाश में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को छोड़ के, हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनको छोड़ के जितने भी एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, जेट हवाई जहाज हो गए या फिर आप देखोगे लड़ाकू विमान होते हैं, आप इनको जब देखोगे तो आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद धुआं ऐसा छोड़ते जाते हैं। लोग कहते हैं देखो कितना प्रदूषण छोड़ रहा है, वो धुआं नहीं होता है, ठीक है। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। जो ये हवाई जहाज होते हैं, ठीक है, इनके इंजनों से नमी निकलती है और ये संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने पर, वहाँ पर क्या है, वायु बहुत तेज तो चलती नहीं है, तो वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। वहाँ की, अगर हमने भी आपको बताया, जो हवाई जहाज है ये बादलों के ऊपर चलता है, जो हमारी दूसरी लेयर होती है वहाँ पर चलता है। अब चूंकि वहाँ पर चलता है इसलिए वहाँ पर बहुत अधिक वायु भी नहीं पाई जाती है, चूँकि जितनी भी गैसें हैं वो अगर आप देखो तो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। और हमारा जो ये हवाई जहाज है ये कहाँ पर उड़ता है, ये समताप मंडल में उड़ता है। और समताप मंडल में कहा जा रहा है कि ये बादल संबंधी जो घटनाएं होती हैं वहाँ पर बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब ना के बराबर होती ही नहीं है, ठीक है। कहाँ पर, समताप मंडल में। और जो वायु होती है, जितनी भी गैसें हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये लगभग सभी गैसें आपको ज़्यादातर जो देखने को मिलती हैं वो क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। इस वजह से जब इसकी इंजन से नमी निकलती है तो ये संघनित हो जाती है वहीं पर, और संघनित होने के बाद में वायु के गतिमान ना रहने पर, चूंकि वहाँ पर वायु तेजी से नहीं चल रही, बहुत मंद गति से चलती है, तो वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक एक रास्ते के रूप में, पथ के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, जिसे अभी हमने बात की कि भाई ये तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं जल की बूंदें, वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जितनी भी जमीन पर आप जल देखते हो पाया जाता है, पाताल के अंदर है, मतलब पृथ्वी में जमीन के अंदर पाया जाता है या ताल में पाया जाता है, ठीक है। जितना भी ये भौम जल है, जमीन पर पाए जाने वाला जल है, ये वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। पौधे जल संरक्षण में बहुत अधिक मदद करते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों, ठीक है, पार्श्वों से पेड़ काटे जाते, जब पहाड़ों से आप देखोगे पेड़ों को काट दिया जाता है तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ के का कारण बनता है। होता क्या है, जैसे कि आपका ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पूरा का पूरा पहाड़ है, ठीक है। अब इसके ऊपर कई सारे पेड़ थे, ठीक है, कई सारे पेड़ इसके ऊपर बने हुए थे, कई सारे पेड़ बने हुए थे। अब घनी घनी घास भी थी, ठीक है, पेड़ भी थे, जंगल पूरा बना हुआ था, ठीक है, कई सारे पेड़ बने थे। तो पेड़ क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो भी बारिश होगी उसको रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर पत्तियों से रुकेगा। अब पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे होती हैं, जड़ों के माध्यम से मिट्टी पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है। दूसरा, मिट्टी को बांध के रखती हैं जड़ें। अब अगर पेड़ों को आप काट दोगे तो पानी गिरेगा, डायरेक्ट नीचे की ओर भागेगा। ऐसे पेड़ों की वजह से, घास की वजह से थोड़ा सा पानी रुकता था, जमीन के अंदर चला जाता था। पेड़ों की जड़ें जो थी वो जमीन को पोला बनाकर रखती हैं, तो वो जमीन के अंदर चला जाता था जड़ों की सहायता से। वैसे तो मिट्टी को बांध के रखती हैं पूरी जड़ें, ठीक है, अंदर चला जाता तो इतनी रफ्तार से नीचे नहीं आता। लेकिन आपने क्या किया, पूरे के पूरे पर्वत को चिकना कर दिया, पेड़ों को काट डाला। अब पानी यहाँ पर गिरेगा और बहता
बहता हुआ यहाँ पर आएगा। अब जब काफ़ी तेज बारिश होगी तो क्या होगा, पहाड़ कटान करने लगेंगे, मिट्टी उसकी कट के बहने लगेगी और इससे क्या होगा, आपने देखा भूस्खलन वगैरह काफ़ी अधिक होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद में हाँ, और भूस्खलन वगैरह काफ़ी होने लगती है। इसके अलावा जब बहुत अधिक पानी बरसता है तो नीचे वाले इलाके में, जो निचले इलाके होते हैं, वहाँ पर बाढ़ का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक संवहनीय वर्षा होती है, एक पर्वतीय वर्षा होती है और एक चक्रवाती वर्षा होती है। तीनों को समझो। जो आपकी चक्रवाती वर्षा होती है वो क्या होता है, गर्म वायु ऊपर जाती है, ठीक है, और ये बादल ऐसे बन जाते हैं और फिर ये पानी बरसता है। ठीक है, चक्रवात के रूप में पानी बादल आते हैं और ये बरस जाते हैं। ठीक है, ठंडी वायु नीचे आ जाती है, फिर ऐसे ठंडे नीचे ठंडक होता है। ठीक है, गर्म वायु ऊपर जाकर बरसती है। अब पर्वतीय वर्षा क्या होती है, बादल ऐसे जाते रहते हैं, ठीक है, जा रहे होते हैं बन करके, और पर्वतों से आगे नहीं निकल पाते हैं, पर्वतों से टकराकर पानी सारा छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं पर बरस जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे काफ़ी अधिक पानी यहाँ पर आता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आर्द्रता, यहाँ पर आर्द्र वायु बहुत अधिक पाई जाती है जब पर्वतीय वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा होती है तो यहाँ पर ठंडी वायु ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा संवहनीय वर्षा में क्या होता है, गर्म वायु ऊपर जाती है, बादल बनते हैं और बरस जाती है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, वर्षा के दूसरे रूप जो हैं, ठीक है, सहिम वृष्टि और ओला के रूप में होते हैं। जहाँ पर बहुत अधिक ठंडी होती है वहाँ पर ओला के रूप में बरसात होती है। आप देखो कभी कभी आपके इलाके में भी वर्षा जो है ओलों के रूप में होती है, ओले बरसते हैं। ठीक है, तो वर्षा के दूसरे रूप ये भी होते हैं। डिटेल में इनके बारे में क्लास 9th में और क्लास 11th में दी गई जानकारी है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई कर लो। बहुत अधिक मेहनत लगती है हमें नोट्स बनाने में, फिर वीडियो बनाने में, फिर अपलोड करने में एंड आप तक पहुँचाने में। हम सारे काम छोड़कर आपके लिए नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो लाइक कर दिया करो अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना एंड सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर हम सभी प्रकार की सूचनाएं देते रहते हैं, क्लास कब आएगी एंड टेस्ट कब होगा, इसके अलावा नोट्स पे जो ऑफर आते हैं वो भी वहाँ पर बताते रहते हैं, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। ठीक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक दे दी है। एंड फॉलो ऑन फेसबुक। ठीक है, फेसबुक का हमारा ये पेज है दृढ़ संकल्प नाम से, तो आप इसका यही है, आप सर्च करना मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर ये सर्च करना, अगर आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है तो DRIDSNKLP यहाँ पर स्पेस दे करके आप सर्च कर लेना। इंस्टाग्राम यहाँ पर टेलीग्राम पर हम आपको मिल जाएंगे। एंड जिन लोगों को NCERT के नोट्स लेने हैं, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT की क्लासेस बिल्कुल फ्री में लाई गई हैं एंड नोट्स के लिए हम थोड़ा सा पेमेंट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो एंड नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे बात कर लेना, हम आपको व्हाट्सएप पर ही नोट्स दे देंगे। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।